नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डीपीएन सिंह जवाहर एडू कैंपस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे, आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, झारखंड पीसीएस में जो मेंस देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में मैं वो लेने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से और बहुत ही ईमानदारी से इसको सुनिएगा, समझिएगा और शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आ जाए। टॉपिक है बेटा पर्यावरण क्षरण, कारण, प्रभाव एवं निदान। पर्यावरण क्षरण, कारण, प्रभाव व निदान। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा। ये आपके पीसीएस के साथ साथ जो जितने भी एग्जामिनेशन स्टेट पीसीएस से रिलेटेड होते हैं उस सभी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में ये एक बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न है कि पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण में क्षरण कैसे होता है और पर्यावरण में अगर क्षरण हो रहा है तो उसका प्रभाव हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर या इस प्रकृति में रहने वाले जीवधारियों पर क्या पड़ता है, और उसके साथ साथ ये हमें इनके प्रभाव के साथ साथ इनके निदान के बारे में भी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर दूं कि ये पर्यावरण होता क्या है, थोड़ा इसको समझ लिया जाए, फिर हम लोग इसके पर्यावरण क्षरण के कारण पर पहुंचेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग ये जानना है कि ये पर्यावरण है क्या। देखिए, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण का मतलब होता है कि अपने आसपास का वातावरण, अपने आसपास का वातावरण। तो जाहिर सी बात है कि हमारे आसपास के वातावरण में कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। जैसे आपको मालूम है कि जैविक घटक पाया जाता है, जैविक घटक के साथ साथ एक अजैविक घटक होता है। ये पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं बेटा। पर्यावरण में क्या होता है, हमारे आसपास के चारों तरफ पाए जाने वाले जैविक घटक और पाए जाने वाले अजैविक घटक, उनके बीच में एक अंतर संबंध होता है, यानी जैविक घटक अजैविक घटक के ऊपर निर्भर रहता है, या कह सकते हैं कि अजैविक घटक का अस्तित्व जैविक घटक के ऊपर ही निर्भर रहता है। तो ये जो अपने आसपास जैविक घटक और अजैविक घटक पाए जाते हैं, इन्हीं को हम लोग पर्यावरण के नाम से जानते हैं। देखिए, जैविक घटक के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जैविक घटक के अंतर्गत प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तीनों आते हैं बेटा। पादप भी होता है, जंतु भी होता है और सूक्ष्म जीव भी होता है। प्लांट को बोला जाता है पादप, एनिमल को बोला जाता है जंतु और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सूक्ष्म जीव। तो बेटा ये जो पादप है, जंतु है, सूक्ष्म जीव है, ये सभी इस अजैविक घटक के ऊपर निर्भर रहते हैं। अजैविक घटक क्या होता है? अजैविक घटक के अंतर्गत हम लोग प्रकाश, वायु, जल, मृदा, ये जो तत्व हैं इनको हम लोग अजैविक घटक के अंतर्गत रखते हैं। और आपको पता है कि ये जो जैविक घटक है, ये अजैविक घटक के बीच में एक अंतर संबंध होता है, एक अंतर संबंध होता है। तो जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो अंतर संबंध होता है, जो हमारे आसपास जो जैविक घटक और अजैविक घटक पाए जा रहे हैं, उनके बीच में जो एक संबंध होता है, वो हम लोग उसको पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। लेकिन अपने आसपास जो जैविक और अजैविक घटक हैं, उनके बीच होने वाली क्रियाएं जो अपने आसपास हो रही हैं जिस क्षेत्र में, उसे हम लोग पर्यावरण के नाम से जानते हैं बेटा। तो आशा करते हैं ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो पर्यावरण क्या होता है?
परिधन आवरण, यानी अपने आसपास के चारों तरफ पाया जाने वाला आवरण, उस आवरण में पाए जाने वाले जैविक घटक और अजैविक घटक को हम लोग पर्यावरण के नाम से जानते हैं। ये तो बेटा पर्यावरण होता है। अब जो दूसरा इसमें टॉपिक है कि पर्यावरण क्षरण के कारण क्या है। पर्यावरण क्षरण, पहले तो हमें पर्यावरण क्षरण को समझना होगा कि पर्यावरण क्षरण होता क्या है। पर्यावरण क्षरण होता क्या है। तो देखो बेटा, पर्यावरण क्षरण का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने मानव और बहुत सारे जीवधारी इस पृथ्वी पर रह रहे हैं और प्रदूषण बढ़ता चला गया। बहुत ज्यादा अगर प्रदूषण बढ़ जाएगा तो उस प्रदूषण का प्रभाव हमारे इन जीवधारियों के ऊपर पड़ेगा, मानव के ऊपर पड़ेगा और प्रकृति के अन्य सूक्ष्म जीव और पेड़ पौधों के ऊपर पड़ेगा प्रदूषण का प्रभाव। तो जाहिर सी बात है कि जैविक उत्पादों के ऊपर और अजैविक जो घटक हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे। तो वो पर्यावरण क्षरण के अंतर्गत बेटा हम लोग उसको रखते हैं। जैसे मान लीजिए जंगल है, जंगल में आप देखते होंगे कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो प्रजातियां ट्राइबल होती हैं। जो ट्राइबल प्रजातियां हैं वो उनको रहने के लिए वहां जगह चाहिए होता है, तो जंगल को वो काटते हैं। कुछ वो तो चलो ठीक है, वो वहां रहने के लिए अपना स्थान बनाते हैं, लेकिन कुछ अराजक तत्व जो होते हैं वो क्या करते हैं, जंगलों का बिना मतलब का नुकसान करते हैं। अगर जंगलों को काटेंगे, जंगलों का नुकसान करेंगे तो पर्यावरण क्षति होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बातें होगा। क्यों होगा? क्योंकि जंगलों में बहुत सारे जीवधारी रहते हैं जो प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं बेटा। तो इसलिए पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जंगलों का रहना बहुत आवश्यक है और जंगलों में जो जीवधारी रहते हैं उनका रहना बहुत आवश्यक है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत सारे अत्याधुनिक उपकरण यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मोटर वाहन है, अगर अतिशय मोटर वाहन अगर हम लोग प्रयोग करें तो मोटर वाहन से बेटा आप सबको मालूम है कि मोटर वाहन से बहुत खतरनाक गैसों का जो उत्सर्जन वातावरण में होता रहता है। और जब उन खतरनाक गैसों का उत्सर्जन वातावरण में होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर, उसका प्रभाव अन्य जीव जंतुओं के ऊपर उसका पड़ेगा। तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी और उन बीमारियों की वजह से प्राकृतिक असंतुलन कहीं ना कहीं पैदा होगा, लोग मरेंगे, जीवधारी मरेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पारिस्थितिक असंतुलन क्रिएट हो जाएगा। हम लोग एक छोटा सा और एग्जाम्पल मैं देता हूं कि पर्यावरण क्षति में हम लोग डे बाई डे अपने मृदा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, बहुत अतिशय रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है भाई, रासायनिक उर्वरक का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किन उद्देश्यों के तहत किया जा रहा था? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। अब क्या है कि एक ऐसी स्थिति मृदा की हो गई है कि वो रासायनिक उर्वरकों को पाते पाते इतना कमजोर हो गया है कि वो उत्पादकता को भी कम कर दिया है, साथ ही साथ पौष्टिकता को भी कम कर दिया है, जिसका असर मानव जीवन पे, जिसका असर जंतुओं के ऊपर पड़ रहा है। जो पौष्टिक आहार नहीं हमको प्राप्त हो पा रहा है, तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से पर्यावरण क्षति हो रही है। पर्यावरण में ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं, इनकी वजह से पर्यावरणीय जो जीवधारी हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो बेटा मैं ये कह रहा था कि जो हमारा ये पर्यावरण जो क्षरण है, पर्यावरण क्षरण के बहुत सारे कारण हैं। जैसे पर्यावरण क्षरण के अगर कारण की अगर हम बात करें, मैं एक हेडिंग लिख देता हूं, कारण। अगर हम पर्यावरण क्षरण के कारण की अगर हम लोग बात करते हैं तो पर्यावरण क्षरण के कारण में पहला भूमि असंतुलन आएगा। कुछ पॉइंट्स मैं डिक्टेट कर देता हूं। भूमि असंतुलन, भूमि का असंतुलित होना, भूमि असंतुलन भी पर्यावरण क्षरण का एक मुख्य कारण होता है। बहुत सारे कारण हैं। भूमि असंतुलित हो जाता है, जैसे झूम कल्टीवेशन हो, झूम कल्टीवेशन के द्वारा बहुत ज्यादा मृदा में बहुत सारे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना या रासायनिक अपशिष्टों का प्रयोग करना, जिससे भूमि खराब हो जाता है और कृषि योग्य भूमि नहीं रह पाती है, जिससे पर्यावरण क्षति उत्पन्न होता है। तो भूमि का असंतुलन होना यानी भूमि असंतुलन भी एक पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण बनता है। दूसरा कारण मैं बता दूं आपको, प्रदूषण। प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होता है, पर्यावरण क्षरित होता है। अगर हम प्रदूषण की बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि मोटर गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलता है, वो मानव या किसी भी जंतु के द्वारा
जब सांस लेते हैं तो वो मानव के शरीर में प्रवेश करता है। तो जब मानव के शरीर में प्रवेश करता है तो उससे बेटा वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है, इसका मतलब है कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाएगी। लेकिन हमारे रक्त का यह गुण नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए, तो इसकी वजह से घबराहट होती है, सफोकेशन होता है, परेशानियां बढ़ती हैं और मनुष्य की डेथ भी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक कारण है। बहुत ज्यादा अगर हम कार्बन का उत्सर्जन अगर कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन वातावरण में हो जाए, मीथेन गैस का उत्सर्जन हो जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन हो जाए, तो बेटा इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको कहा जाता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर बढ़ गया, यानी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अगर बढ़ गया, तो आप सबको पता है कि हमारा जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ये अत्यधिक गर्म हो जाएगा और गर्म होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स जो बर्फ का बना हुआ जो एक पूरा पहाड़ होता है वो पिघलेगा। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो जाहिर सी बात है वो पानी नदियों और समुद्र में जाएगा, नदियों और समुद्र का जलस्तर ऊपर उठेगा, जलस्तर ऊपर उठेगा तो आसपास के गांव और शहर जलमग्न हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होगी। तो प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है। प्रदूषण में एक और एग्जाम्पल आपको मैं दे दूं, जैसे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का हम लोग उत्सर्जन करते हैं उद्योगों के माध्यम से या तमाम और उपकरणों के माध्यम से। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो रिलीज होता है वातावरण में, वो वातावरण में जाकर जब पहली बारिश होती है तो बारिश के द्वारा वो रिएक्शन करता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है बेटा। और वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है ये एसिड रेन के रूप में जाना जाता है, अम्लीय वर्षा के रूप में। तो जब वो अम्लीय वर्षा जब पृथ्वी पर होती है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कृषि को, बहुत सारे मानव को, बहुत सारे जंतुओं को उसका नुकसान झेलना पड़ता है। और जाहिर सी बात है जब ये सारी चीजें नुकसान झेलेंगी तो पर्यावरणीय क्षरण होगा, पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होगा। मेरी बातें आप सब लोग समझ रहे होंगे। तो पर्यावरण क्षरण का पहला कारण जो है बेटा वो है भूमि असंतुलन, और दूसरा कारण है प्रदूषण, और तीसरा एक और मुख्य कारण मैं बता दूं, जनसंख्या। जनसंख्या, ये जो जनसंख्या जो है, जनसंख्या की अगर हम बात करें तो पर्यावरण क्षरण का जो तीसरा जो सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या, जिसको बोला जाता है पॉपुलेशन। तो जनसंख्या के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो जनसंख्या अगर बढ़ेगा डे बाय डे इस पृथ्वी पर, अगर मान लीजिए हम भारत देश में रह रहे हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ से ऊपर लगभग मानी जा रही है। अब ये जनसंख्या बढ़ रहा है तो जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या, संसाधनों की समस्या, कृषि की समस्या, या कह सकते हैं भुखमरी, कुपोषण, गरीबी, ये तमाम समस्याओं का जो मूल जड़ है बेटा वो जनसंख्या है। अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो हमें रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि हम समस्याएं, हमें भुखमरी होगी, कुपोषण होगा, हमारे पास आय का साधन नहीं रहेगा। तो लोग तमाम तरह की मानसिक विकृतियों से, तमाम बीमारियों से, तमाम आपराधिक कृत्यों में लोग शामिल हो जाएंगे और तमाम तरह के गलत कार्य करना शुरू करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं पर्यावरणीय असंतुलन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पर्यावरण को क्षरित करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप चाहेंगे तो इस बिंदु में, इस तरीके के मुख्य परीक्षा में आप इस तरह के बिंदुओं का समावेश कर सकते हैं। तो जनसंख्या बेटा, ये जनसंख्या हो गया। जनसंख्या के बाद अगर अगला कारण देखा जाए, भूमि पर अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह। चौथा जो पॉइंट आप लिखेंगे, भूमि पर अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह। तो जो भूमि पर अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह की अगर हम लोग बात करें तो भूमि पर अपशिष्ट पदार्थों का जो संग्रह होता है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे कचरे हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जैव उपचारित नहीं होते हैं। जैव उपचारित का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीव खा नहीं पाते, वो एज इट इज वैसे ही पड़े रहते हैं, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, तमाम और उपकरण हो गए। वो जब खराब हो जाते हैं तो उनके कचरे जल्दी समाप्त नहीं होते हैं बेटा।
तो वो एक अपशिष्ट के रूप में हमारे इस पृथ्वी पर पड़े रहते हैं। और जब पृथ्वी पर पड़े रहेंगे तो उनसे तमाम तरह के हानिकारक तत्व निकलते हैं, हानिकारक गैसें निकलती हैं, और उनकी वजह से बहुत सारे जीवधारी नष्ट होते हैं। वो भी एक पर्यावरण क्षरण का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो भूमि पर अपशिष्ट पदार्थों का जो संग्रह है, यह भी बहुत बड़ा कारण है पर्यावरण क्षरण का। तो पहला जो मैंने आपको बताया, पहला कारण भूमि असंतुलन, दूसरा कारण मैंने बताया प्रदूषण, और तीसरा कारण मैंने बताया जनसंख्या, और चौथा कारण बताया भूमि पर अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह। यह भी बहुत बड़ा कारण होता है। और सबसे मुख्य कारण में, अगर पर्यावरण क्षरण के सबसे मुख्य कारण में अगर हम लोग देखें तो बेटा देखिए, जो वन होता है, अगर फॉरेस्ट को काट दिया जाए, वनों की कटाई, अगर वनों की कटाई कर दी जाए, तो ये बहुत बड़ा कारण बनता है पर्यावरण क्षरण का। वनों की कटाई, वनों की कटाई। तो वनों की कटाई की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि जहां वन होगा, जहां फॉरेस्ट होगा, अगर उस जगह पर अगर हम वनों की कटाई अगर करते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं, पेड़ पौधों का रोल क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। पेड़ पौधों का रोल होता है, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन रिलीज होता है, और वो ऑक्सीजन वातावरण को ठंडा रखने में मदद करता है। उसी को हम लोग ऑक्सीजन को गैस के रूप में, मतलब सांस जब श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान उन गैसों का हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ बेटा, ये जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, ये वातावरणीय प्रदूषकों को एब्जॉर्ब करने यानी अवशोषित करने का भी काम करता है, और तमाम तरह के छाया भी प्रदान करता है, और तमाम हमको कार्यों में, और उससे फल निकलते हैं जिससे जीवधारियों को उसको भोजन के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरीके से वन जो है बहुत लाभप्रद होते हैं, जो पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो वनों की कटाई जो है एक मुख्य कारण है, जो हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण क्षरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्राकृतिक कारण में भी कुछ होते हैं, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक कारण हो गया, कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं बेटा, प्राकृतिक कारण। कुछ प्राकृतिक कारण है, जैसे मान लीजिए सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, या मान लीजिए कोई क्या कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। बहुत सारे ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया। तो ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण बनता है पर्यावरणीय क्षरण उत्पन्न करने में, पर्यावरण को क्षरित करने में। तो पर्यावरण का जो असंतुलन पैदा होता है, पर्यावरण जो क्षरण, पहले तो पर्यावरण मैंने आपको क्या बताया कि पर्यावरण है क्या, अपने आसपास पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटक, उनके बीच में जो अंतर संबंध होता है उसी को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण जो होता है ये हम किन किन तरीके से बचा सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। लेकिन पर्यावरण का क्षरण क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। पहला मैंने बताया कि भूमि का असंतुलन, भूमि असंतुलन के कारण पर्यावरण क्षरण हो रहा है। प्रदूषण दूसरा कारण बताया कि प्रदूषण के कारण पर्यावरण क्षरण हो रहा है। तीसरा कारण मैंने जनसंख्या बताया, जनसंख्या के कारण पर्यावरण क्षरण हो रहा है। जाहिर सी बात है, डे बाई डे जनसंख्या बढ़ रही है तो समस्याएं आपको पता ही हैं, रोजगार की समस्या, शिक्षा की समस्या, रहने की समस्या, खाने की समस्या, तो कुपोषण, गरीबी, भुखमरी इत्यादि उत्पन्न हो रहा है। भूमि पर अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह हो रहा है, तमाम तरह के हम लोग अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किए जा सकते। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण में एक तो स्थान भी कवर कर रहे हैं, दूसरा वो अपने शरीर से यानी अपनी बॉडी से वो हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो भूमि पर अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह होगा तो बहुत सारे जीव मरेंगे, जो पर्यावरण क्षरण का कारण बनेगा। वनों की कटाई जो सबसे मुख्य कारण है, वनों की कटाई, जैसे वन एवं उद्योग के लिए जब हम लोग उद्योग जहां लगाना होता है तो उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे काटते हैं, जिसे निर्वनीकरण कहा जाता है। या मान लीजिए बड़े बड़े लोग आजकल अपार्टमेंट वगैरह बनवा रहे हैं, आप देख रहे हैं बड़े बड़े अपार्टमेंट बनवा रहे हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं। तो उस जगह पर क्या था, पहले बहुत पेड़ हुआ करता था, उसको काट कर लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रहने की व्यवस्था तो कर ले रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि हमें जीने के लिए वृक्ष का होना बहुत जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण और पूंजीवाद, एक बहुत बढ़िया शब्द आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। ये मुख्य परीक्षा में कहीं ना कहीं इस लाइन का समावेश अगर आप करेंगे तो आपके उत्तर में 4 चांद लग जाएगा। आप इस लाइन को अगर लिख दें कि पर्यावरण संरक्षण और पूंजीवाद दोनों को साथ साथ चलाना है तो धारणीय विकास जैसी संकल्पना को पूर्ण करना पड़ेगा।
पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है और किसी भी देश को पूंजीवादी बनना भी जरूरी है। तो पर्यावरण संरक्षण का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे प्राकृतिक संसाधन है, आजकल बहुत तेजी से हम लोग सुन रहे हैं कोयला खत्म हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, डीजल खत्म हो रहा है, यानी प्राकृतिक जो इस तरीके के संसाधन है जो नवीकरणीय न होकर अनवीकरणीय है, मतलब कि जिनको दोबारा हम लोग प्राप्त जल्दी नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें अनवीकरणीय संसाधन बोला जाता है। कोयला होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है। तो बेटा इनका इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है, इतना ज्यादा इसका उपयोग हो गया है कि अब डे बाय डे वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो डे बाय डे धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, जिसका परिणाम हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। बहुत सारे संसाधन बंद हो जाएंगे। अगर इसके एवज में अगर हम लोग कोई भविष्य का ईंधन अगर तलाशेंगे नहीं, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो असंतुलन का कारण उत्पन्न करेगा। तो एक तरफ पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है और एक तरफ पूंजीवादी बनना भी जरूरी है। तो प्रश्न ये उठता है कि सर ये कैसे आखिर संभव होगा कि पर्यावरण संरक्षण की बात भी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उद्योग भी लगाया जाए, पूंजीवादी भी बना जाए। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण और पूंजीवाद दोनों इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से राष्ट्र का विकास निर्धारित होता है। देखिए, उसके लिए करना क्या है कि एक धारणीय विकास की संकल्पना है जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को पूर्ण करना पड़ेगा, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कीजिए, उपभोग कीजिए, लेकिन उनका दुरुपयोग मत कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सके। इसी को धारणीय विकास कहते हैं। यानी संसाधनों का उपयोग करो भाई, कोई मना नहीं करता है, लेकिन उनका दुरुपयोग ना करो। दुरुपयोग करोगे तो आने वाली पीढ़ी उसको प्राप्त नहीं कर पाएगी, जिससे कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होंगी, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो पर्यावरण क्षरण के मुख्य कारणों में से एक है। प्राकृतिक कारण में मैंने आपको बताया, देखिए प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारण में मैंने बताया कि भूकंप आता है, तूफान आता है, सुनामी आती है, बाढ़ आता है, सूखा पड़ता है। ये तमाम ऐसे प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनकी वजह से पर्यावरण क्या होता है? क्षरित होता है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है। तो ये प्राकृतिक कारण भी कुछ हद तक अपना रोल पर्यावरण क्षरण करने में मदद करते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो है ये सारे हैं। तो मैं आशा करता हूं ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि पर्यावरण क्षरण के कारण क्या है। क्लियर है? अब बेटा इसके बाद हम लोग पर्यावरण क्षरण के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पर्यावरण क्षरण के पड़ेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पर्यावरण क्षरण के प्रभाव, पर्यावरण क्षरण के प्रभाव। जाहिर सी बात है कि पर्यावरण क्षरण हो रहा है। पर्यावरण क्षरण हो रहा है तो किन किन कारणों से हो रहा है, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। लेकिन पर्यावरण क्षरण होगा तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है बेटा, अगर पर्यावरण क्षरण होने का कारण क्या, आप देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया है कि डे बाय डे हम लोग वनों को काट रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं। हम लोग मोटर वाहनों की संख्या हम लोगों की बढ़ गई है, जनसंख्या हम लोगों का बढ़ गया है। हम लोग आज बहुत फास्ट लाइफ जी रहे हैं बेटा, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि बहुत सारे हानिकारक जो तत्व हैं, हानिकारक गैसें हैं, वो इस वायुमंडल में भ्रमण कर रही हैं, जिसको मानव अपने श्वसन के द्वारा अपने शरीर के अंदर या जीवधारी श्वसन के द्वारा अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। तो उसका परिणाम आप देखिए कि तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। और अभी हाल ही में जो कोरोना नामक पैंडेमिक उत्पन्न हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे प्राकृतिक, मुझे जहां तक लगता है कि पर्यावरण में जो समस्याएं आ रही हैं, जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ये बहुत सारे आप देखेंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि जब पर्यावरण क्षरण होगा तो सूक्ष्म जीवों के जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न होती हैं, जो तमाम बीमारियों को उत्पन्न करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। अपशिष्ट बढ़ेंगे, अपशिष्टों की संख्या बढ़ेगी तो गंदगी बढ़ेगा, गंदगी बढ़ेगा तो सूक्ष्म जीव आएंगे और सूक्ष्म जीवों से तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी। अभी मैंने बताया कि हम लोग डे बाय डे बहुत सारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, जिसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन वातावरण में बहुत तेजी से बढ़ गया है। तो जब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत तेजी से वातावरण में बढ़ गया है,
तो उसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। और ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिल रहा है हमारे पर्यावरण पर। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो पिघल के पानी में जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो समुद्र का या नदी का जल स्तर ऊपर उठ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो आसपास के गांव हैं, शहर हैं, वो जलमग्न होते जा रहे हैं, जीवधारी नष्ट हो रहे हैं। हम लोग डे बाय डे कचड़े को समुद्र के अंदर डाल रहे हैं। बहुत सारे समुद्र के अंदर गर्मी बढ़ गई है, जिसे समुद्र का वर्षावन प्रवाल भित्ति को कहा जाता है, प्रवालों को कहा जाता था। वो प्रवाल क्या है? कोरल्स अब डे बाय डे लुप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। सामुद्रिक गर्माहट बढ़ने की वजह से, सामुद्रिक परितंत्र डिस्टर्ब होने की वजह से प्रवाल अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको बदल रहा है, जिससे सामुद्रिक परितंत्र में रहने वाले जीवधारी के ऊपर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो क्रियाकलाप मानव द्वारा या अन्य कारणों से हो रहे हैं, जिससे पर्यावरण क्षरित हो रहा है, तो ये प्रभाव देखने को मिल रहा है इस तरह का कि जीवधारी नष्ट हो रहे हैं, सामुद्रिक परितंत्र डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे पृथ्वी पर जो क्या कहते हैं कि तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जीवधारी नष्ट हो रहे हैं, मानव को सांस लेने में समस्याएं हो रही हैं। ये बहुत सारे समस्याएं आप देखिए, डे बाय डे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ जा रही है, जाड़ा कब आ रहा है, बरसात बहुत ज्यादा हो जा रहा है, जाड़े की संख्या कम हो गई है, ठंडक की संख्या कम हो गई है, पड़ रहा है तो बहुत लंबा पड़ रहा है, सीजन्स आगे एक्सटेंड कर गए हैं। आप इसको समझ रहे होंगे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कब गर्मी पड़ने लग रहा है, कब ठंडक पड़ने लग रहा है, कब बारिश हो जा रहा है, मौसम में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण बनता है, जो पर्यावरण क्षरण का आप एक तरह से कह सकते हैं कि पर्यावरण क्षरण के प्रभाव में जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेटा। इसके बाद बेटा वैश्विक तापन और उसका प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि जब पर्यावरण क्षरण हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वैश्विक तापन यानी वैश्विक तापन बढ़ रहा है, गर्माहट बढ़ रही है, और जब गर्माहट बढ़ रही है तो उसका प्रभाव मैंने आपको बताया ही है। तो कुछ बिंदु हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे बेटा। जैसे पर्यावरण क्षरण के प्रभाव की अगर हम लोग बात करें तो पर्यावरण क्षरण के प्रभाव में हम लोग देखेंगे जलवायु परिवर्तन। इसका जो पहला बिंदु है जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण जब क्षरित हो रहा है तो पर्यावरण क्षरित होने का मतलब है कि जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। जैव विविधता का ह्रास का मतलब क्या हुआ? जैव विविधता का मतलब मैं आप लोगों को बताया हुआ हूं अपनी पिछली क्लासेस में कि जीवों की जहां बहुलता देखने को मिलती है, जीवों की अधिकता जहां देखने को मिलती है, जहां बहुत सारे जीवधारी पाए जाते हैं, वहां बेटा खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। तो प्रश्न यह है कि जैव विविधता किसे कहते हैं? जीवों की बहुलता, यानी बहुत सारी प्रजाति एक जगह जब बहुत ज्यादा इकट्ठा पाई जाती है तो उसे जैव विविधता कहते हैं। और जब जैव विविधता जब स्थल पर होता है तो उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है, और जब जैव विविधता सामुद्रिक क्षेत्रों में या जलीय क्षेत्रों में देखा जाता है तो उसे होप स्पॉट कहते हैं। ये तो आपको पता होगा। तो जहां हॉट स्पॉट होता है वहां बेटा उनके ह्रास का भी बहुत सारे कारण बनते हैं, यानी उनको नष्ट होने के कारण भी बहुत सारे मिलते हैं। तो उस नष्ट होने से बचाने के लिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि जैव विविधता अगर नष्ट हो रही है तो इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन जैसी सुविधा लाई जाती है। बहरहाल पर्यावरण अगर क्षरित होगा तो जैव विविधता का ह्रास होगा, बहुत सारे जीवधारी मरेंगे, जीवधारियों के लिए अनुकूल दशा प्राप्त नहीं होगी। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो जैव विविधता है, जहां जीवधारियों की बहुत सारी संख्या एक जगह इकट्ठा पाई जा रही है, वो धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो पर्यावरण क्षरण का ये बहुत मुख्य प्रभाव जो आपको देखने को मिलता है, एक जैव विविधता का ह्रास। इसके साथ साथ बेटा, इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि वैश्विक तापन भी बढ़ता है। वैश्विक तापन बढ़ता है। जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि वैश्विक तापन जो बढ़ रहा है इसके पीछे जो सबसे मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे मीथेन,
कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, अन्य, और एक और जो सबसे मुख्य है जल वाष्प। इनकी मात्रा बढ़ रही है। इनकी मात्रा बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वैश्विक तापन बढ़ रहा है। और जब वैश्विक तापन बढ़ेगा तो आपको पता है कि ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स अगर पिघलते हैं तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो आसपास के स्थान जलमग्न हो जाएंगे। और जब आसपास के स्थान जलमग्न हो जाएंगे तो बहुत सारे जीवधारियों पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे पर्यावरण क्षरित होगा। और पर्यावरण क्षरित होने का मतलब कि इस पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवधारियों का समापन शुरू हो जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण क्षरण के प्रभाव के अंतर्गत हम लोग जलवायु परिवर्तन को रखते हैं। जैव विविधता का ह्रास होता है, जैव विविधता का ह्रास होता है, साथ ही साथ वैश्विक तापन बढ़ता है बेटा। और आपको मैं बता दूं, पर्यावरण क्षरण के प्रभाव में मृदा अपरदन एक सबसे बड़ा कारण है। पर्यावरण क्षरण का प्रभाव का जो सबसे मुख्य कारण है, चौथा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है। पर्यावरण क्षरण होगा तो मृदा अपरदन होगा, मृदा अपरदन होगा। तो मृदा अपरदन अगर होगा तो बहुत सारी मृदा में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं वो डे बाय डे क्या होंगे बेटा, धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। और मृदा में जो पोषक तत्वों की मात्रा जो बढ़ती थी, या मृदा में जो प्लांट्स लगाए जाते थे, वो प्लांट्स जो पौष्टिक होते थे, ताकतवर होते थे, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें ज्यादा होता था। पर्यावरण जब क्षरित होगा, मृदा अपरदन होगा, तो उन्हें उस तरह की उर्वरा भूमि नहीं मिलेगी, तो उनके वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव पड़ेगा। पौधों के वृद्धि एवं विकास पर जब प्रभाव पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो ना पौष्टिक आहार हमें दे पाएंगे और ना ही उत्पादकता बढ़ा पाएंगे। अम्लीय वर्षा की अगर हम बात करें तो पर्यावरण क्षरण के प्रभाव का एक बहुत बड़ा कारण अम्लीय वर्षा है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड उद्योगों द्वारा और नाइट्रोजन ऑक्साइड उद्योगों द्वारा ये बाहर निकलता है वातावरण में, और ये दोनों जल से रिएक्शन करते हैं, वाटर से। मान लीजिए बारिश हुई तो वाटर से रिएक्शन करेंगे, और वाटर से रिएक्शन करने के बाद बेटा ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जिन्हें एक तरह से हम लोग तेजाब के रूप में जानते हैं। और जब ये पृथ्वी पर पड़ता है, जब ये पृथ्वी पर पड़ेगा तो इसका प्रभाव कृषि पर, इमारतों पर और जीव जंतुओं के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा कि जैव विविधता का ह्रास होगा और पर्यावरण क्षरण में वृद्धि होगी, पर्यावरण समस्याएं बढ़ेंगी, पर्यावरण में रहने वाले जीवधारियों के ऊपर एक समस्या बढ़ेगी, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी बेटा। तो जलवायु परिवर्तन हो जाता है। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ आप वैश्विक तापन और उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है बेटा कि जो पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है, पर्यावरणीय क्षरण के प्रभाव में आप देखेंगे, छठवां पॉइंट, बर्फ का पिघलना। आप देखिए जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ पाया जा रहा है, बर्फ की चादरें जो बिछी हुई हैं, वो बर्फ की चादरें क्या हैं कि वो बर्फ की चादरें धीरे धीरे पिघल रही हैं। पिघलने के बाद आप देखिए कि वो समाप्त हो रहे हैं। तो वहां जो बर्फ की चादरें अगर पिघल जाएंगी
तो वो पानी समुद्र के अंदर जाएगा और समुद्र के अंदर या नदियों के अंदर जाने के बाद उनका जलस्तर ऊपर उठेगा, जलस्तर ऊपर उठेगा तो उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बेटा जो ये बर्फ के पिघलने के साथ साथ आप देखिए समुद्र तल का ऊपर उठना, बर्फ पिघलेगा तो मैंने सारा सिस्टम आपको बता दिया है। क्या प्रभाव पड़ेगा? समुद्र तल का ऊपर उठना, समुद्र तल ऊपर उठेगा, समुद्र तल ऊपर उठेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके आसपास जो शहर हैं, गांव हैं, वो जलमग्न होते चले जाएंगे, जिससे क्या होगा कि पारिस्थितिक असंतुलन कायम होगा। इसके साथ साथ बेटा महासागरीय धाराओं में परिवर्तन होगा। पर्यावरणीय क्षरण का प्रभाव, महासागरीय धाराओं में परिवर्तन, महासागरीय धाराओं में परिवर्तन देखने को मिलेगा। महासागरीय धाराओं में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है कि समुद्र का तल ऊपर उठेगा तो जाहिर सी बात है धाराओं में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, जिससे छोटे छोटे जीवधारी जो समुद्र के अंदर रह रहे हैं या छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उनके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो मरने लगेंगे। तो पर्यावरणीय क्षरण के ये प्रभाव के अंतर्गत महासागरीय धाराओं में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या एवं तीव्रता में वृद्धि होगी। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि देखने को मिलेगा। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो बहुत तेजी से उनकी संख्या बढ़ेगी और उनकी तीव्रता बढ़ेगी, और चक्रवातों की तीव्रता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कुछ चक्रवात में आने वाले जितने भी आपको, चाहे वो जैविक घटक हो, चाहे वो कुछ और अजैविक घटक से संबंधित आपके घटक हो, तो वो सब के सब इससे दुष्प्रभावित होंगे, सब के सब इससे प्रभावित होंगे। पर्यावरणीय क्षरण का ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि एक बहुत मुख्य कारण है। इसके साथ साथ बेटा वर्षा के प्रारूप में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन, यह भी एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। जब पर्यावरण क्षरित होगा, तो जब पर्यावरण क्षरित होगा तो जाहिर सी बात है कि सीजनल चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कभी गर्मी पड़ जा रहा है, कभी बारिश हो जा रहा है, कभी ठंड पड़ने लग रहा है। तो इसकी वजह से जो वर्षा का जो प्रारूप बनाया गया है उसमें देखने को मिलेगा कि वर्षा कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी बहुत अत्यधिक बारिश हो जा रही है। इस तरह की समस्याओं को भी बेटा हम लोगों को झेलना पड़ेगा। इसके साथ साथ बेटा मिट्टी की आर्द्रता का कम होना, मिट्टी की आर्द्रता कम होगी, मृदा की आर्द्रता कम होना। आपको मैं बता दूं कि जब पर्यावरण क्षरण होगा तो उसके बहुत सारे कारण मैंने बताया है। अपशिष्टों का समावेश, रासायनिक उर्वरकों का डे बाय डे अत्यधिक उपयोग, तो जाहिर सी बात है कि मृदा इतनी कमजोर हो चुकी है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों ने रासायनिक उर्वरकों का इतना ज्यादा प्रयोग किया है कि जिसका परिणाम हमारे मृदा के ऊपर देखने को मिल रहा है। मृदा में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, केंचुआ है, ये सभी क्या है, डे बाय डे नष्ट होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि केंचुआ वगैरह समाप्त हो जा रहा है, जिससे क्या है मृदा का जो सॉयल जो है वो सॉयल में ह्यूमस जो बनता है, मृदा की जो उर्वरता है वो डे बाय डे समाप्त हो जा रही है। और मृदा में जो एक छिद्र होता था जिसको हम लोग केशिका छिद्र बोलते थे, वो छिद्र भी बंद हो गया है, जिससे मृदा की आर्द्रता समाप्त हो गई है। और बेटा मृदा की आर्द्रता समाप्त हो जाने से जानते हैं जो पौधे उस पे ग्रो करेंगे ना, वो ताकतवर नहीं होंगे और उनके सीड्स बहुत कमजोर होंगे, या तो सीडलेस हो जाएगा वो। इस तरह की समस्याएं, तमाम बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी। तो पर्यावरणीय क्षरण से समस्याएं, ये इस तरह के प्रभाव देखने को बेटा मिल रहे हैं। इसके साथ साथ बेटा कृषि पर प्रभाव और जंगल पर प्रभाव पड़ा है। कृषि पर प्रभाव, कृषि पर प्रभाव देखने को मिलता है।
जंगलों पर प्रभाव इत्यादि देखने को मिलता है। तो ये बेटा ये कुछ मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से पर्यावरण क्षरण के प्रभाव देखने को मिलते हैं। एक बार जरा इसको आप फिर से एक बार देख लें। मैंने आपको बताया पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण के बारे में बताया कि ये जो पर्यावरण है अपने आसपास का जो वातावरण होता है, पर्यावरण का मतलब होता है आसपास का वातावरण। आसपास के वातावरण को हम लोग बोलते हैं पर्यावरण। अब अपने आसपास के वातावरण में क्या क्या पाया जाता है? अपने आसपास के वातावरण में जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक में पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव होते हैं और अजैविक घटक में प्रकाश, वायु, जल और मृदा होता है। जाहिर सी बात है कि इन दोनों का एक दूसरे से एक अंतर संबंध है। तो पर्यावरण में बेटा हमें यही देखने को मिलता है। अब मैंने आपको इसके आगे बताया कि पर्यावरण क्षरण हो रहा है, तो पर्यावरण क्षरण क्या है? पर्यावरण का नष्ट होना। पर्यावरण नष्ट हो रहा है तो पर्यावरण नष्ट होगा तो जीवधारी नहीं रहेंगे, जीव जंतु नहीं रहेंगे, कोई भी आपको जैविक अजैविक घटक कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, सब समाप्त हो जाएंगे। तो पर्यावरण क्षरण के मुख्य कारण क्या है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो पर्यावरण क्षरण के मुख्य कारक के अंतर्गत हम लोग सबसे पहला देखें कि भूमि असंतुलन। भूमि असंतुलन आप लोगों ने झूम कल्टीवेशन सुना होगा। जंगलों में कुछ दिनों तक कुछ लोग रहते हैं, वहां जंगल को काटते हैं, वहां अपना जीवन यापन करते हैं, वहां खेती करते हैं और फिर कुछ समय बाद बेटा उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं जंगल के दूसरे जगह पर। तो वो जो जंगल वाला जो एरिया था जहां प्लांट्स वगैरह ग्रो करते थे, वो तो बेटा वहां प्लांट्स ग्रो करना बंद हो गया। वहां तो लोग पेड़ों की कटाई कर दिए, तो वहां प्लांट्स नहीं ग्रो करता है। तो फिर दूसरे जगह चले गए, फिर वहां ऐसे ही करते, तो ऐसे करते 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 जंगल का नाश हो रहा है, नष्ट हो रहा है। और साथ ही साथ हम लोग रासायनिक उर्वरकों का या तमाम ऐसे कीटनाशक या कवकनाशक या खरपतवार नाशक, ये सब क्या है? ये सब पर्यावरण में कहीं ना कहीं, चलिए ठीक है, इससे हमें लाभ सूक्ष्म बहुत कम समय के लिए प्राप्त होता है, लेकिन इसका लॉन्ग टाइम जो डिस्टर्बेंसेज है वो बहुत बड़ा है, जिससे कृषि पर प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, मानव के जीवन पर, मानव के शरीर पर प्रभाव पड़ता है, मानव के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, जंतुओं के शारीरिक संरचना पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो पर्यावरण क्षरण का ये सबसे मुख्य कारण भूमि असंतुलन है। प्रदूषण की अगर हम बात करें तो प्रदूषण डे बाय डे हम लोग बहुत संसाधनों को बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए, दो तरह के संसाधन है, एक बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि जिसको सूक्ष्म जीव खाकर नष्ट कर देते हैं, चलो कुछ हद तक मान लेते हैं कि उससे पर्यावरणीय क्षति थोड़ी कम होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जिनको सूक्ष्म जीव खाकर नष्ट नहीं कर सकते, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, कुछ ऐसे और भी तमाम तरह के प्लास्टिक्स होते हैं जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो वो कहीं ना कहीं इस पर्यावरण में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जीवधारियों पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है और पर्यावरण क्षरित हो रहा है। बेटा, बहुत सारे उद्योगों से बहुत सारी गैसें निकल रही हैं, तमाम तरह की विषैली गैसें निकल रही हैं जो पानी में बहा दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मरकरी, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं बेटा। मरकरी जो है ये उद्योगों से निकलता है, पानी में बहता हुआ चला जाता है, तो पानी में मछलियां पाई जाती हैं। तो वो मछलियां क्या करती हैं, उन मछलियों में उस पानी की सांद्रता यानी मरकरी की सांद्रता मछलियों में ज्यादा हो जाता है और उन मछलियों को मानव खाता है, तो उस मानव के शरीर में उस मरकरी की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी। तो बेटा एक रोग होता है, उस रोग का नाम है मिनीमाटा डिजीज, मिनीमाटा रोग कहते हैं। तो मरकरी की अधिकता से मिनीमाटा नामक रोग होता है, जिससे लकवा, पैरालाइसिस जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जापान से ये बीमारी चल के आई है, जापान में बहुत ज्यादा ये होता है। कैडमियम की अधिकता हो जाए, कैडमियम की अधिकता अगर हमारे पेय पदार्थों में हो जाए तो इटाई नामक रोग उत्पन्न होता है। नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। आर्सेनिक की अधिकता हो जाए तो ब्लैक फुट डिजीज होता है। इसी तरीके से कॉपर की अगर अधिकता हो जाए तो विल्सन रोग होता है। तो तमाम बेटा ये सब जो रासायनिक तत्व हैं, इनसे क्या होता है, तमाम बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और जब ये बीमारियां उत्पन्न होंगी तो मानव क्षति होगा, जंतु क्षति होगा। जाहिर सी बात है, कोई एक प्रजाति अगर नुकसान में आएगा
तो पूरा का पूरा पारिस्थितिक असंतुलन क्रिएट करेगा। तो पर्यावरणीय क्षरण का ये मुख्य कारण प्रदूषण है। अब जैसे पर्यावरणीय क्षरण में जो प्रदूषण में अगर हम देखें तो आप देखिए जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण है। अब रेडियो एक्टिव प्रदूषण कितना बड़ा प्रदूषण है, हिरोशिमा नागासाकी वालों से पूछिए। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का हमला किया था। और वो परमाणु बम का हमला सोचिए 1945 में किया था, जिस पर यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। यूरेनियम और प्लूटोनियम आप सबको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव तत्व हैं, और ये क्या करते हैं, ये श्रृंखला अभिक्रिया करते हैं, चेन रिएक्शन करते हैं, जिससे चेन रिएक्शन करते हैं वातावरण में फैलते जाते हैं, जिसका विषैलापन वातावरण में इतना बड़ा ज्यादा दुष्प्रभाव डालता है कि वहां जहां हिरोशिमा नागासाकी पर जहां इसका बम विस्फोट हुआ था परमाणु बम का, आज भी लूले, लंगड़े, अपंग और आनुवांशिक विकृतियों से, आनुवांशिक बीमारियों से ग्रसित बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनसे प्रदूषण फैल रहा है। ध्वनि प्रदूषण, मानव के लिए WHO ने कहा है कि 45 डेसिबल की आवाज जो होती है मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं डालती है। आजकल देखिए बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं, चाहे उससे फेस्टिवल का रूप ले लीजिए, चाहे फंक्शन कह दीजिए, लोग बहुत तेजी से साउंड डीजे वगैरह बजाते हैं, इतना तेज डीजे बजाते हैं कि जिससे क्या होता है कि साउंड पॉल्यूशन क्रिएट होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि मैं अपनी कार से जा रहा था और कार में मैं बैठा हुआ था, मेरे बगल से कुछ डीजे वाले लोग, उनके यहां कुछ प्रोग्राम था, वो लोग गुजर रहे थे और उस डीजे बॉक्स के सामने कुछ लोग डांस भी कर रहे थे। मैं कार में बैठा हुआ था, मेरा हार्ट जो है, मेरा ये बॉडी पूरा धक धक करके तेजी से हिल रहा था, मेरी गाड़ी हिल रही थी। सोचिए उसमें कितना तेज वाइब्रेशन था। सोचिए उसके सामने जो डांस कर रहा है उसकी क्या स्थिति हो रही होगी। जब मुझे उसका आवाज बहुत तेज लगा तो उसको क्या उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। WHO ने कहा है कि 80 डेसिबल यानी 75 से 80 डेसिबल की आवाज अगर लंबे समय तक अगर आप सुनते हैं तो कान से बहरे हो जाएंगे, और लंबे समय तक अगर इस आवाज को सुनते हैं तो पागलपन जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो ध्वनि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव ये देखने को मिलता है। आप वायु प्रदूषण की बात करें, तमाम तरह की हानिकारक गैसें वायुमंडल में, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तमाम तरह की गैसें वायुमंडल में रिलीज हो रही हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, जिनको फ्रियांस कहा जाता है, उनका प्रभाव आप देख ही रहे हैं कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है वातावरण में। सांस के द्वारा शरीर के अंदर जा रहा है तो श्वसन से संबंधित बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं। जल प्रदूषण को अभी मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट हैं जो जल में बहकर तमाम बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे मिनीमा टाई, टाई टाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लैक फुट डिजीज, विल्सन डिजीज। तो ये सब कहीं ना कहीं वातावरणीय प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है बेटा। भूमि पर अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह, बहुत सारे जो हमारे जो अपशिष्ट निकलते हैं, मैंने कहा कि जो जैव उपचारित नहीं हो पाते उनका संग्रह इतना ज्यादा हो रहा है कि उससे निकलने वाले जो गैसें हैं या उससे जो उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं इतना तेजी से वातावरण को दूषित कर रही हैं, जिससे तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, पर्यावरण क्षरित हो रहा है। वनों की कटाई, हाँ, ये बहुत मुख्य कारण है। मनुष्य अपने रहने के लिए वन काट रहा है, मनुष्य उद्योग लगाने के लिए वन काट रहा है, मनुष्य कुछ संसाधन तैयार करने के लिए वनों को काट रहा है। अरे भाई, वन जो है हमें पर्यावरण में ठंडक रखने में मदद करता है, पर्यावरण को, प्रदूषकों को समाप्त करने में मदद करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करने में मदद करता है, छाया देने में मदद करता है, जंतुओं का शरण स्थली है, और तमाम और बेहतर कार्यों में, ईंधन के लिए वो खुद ही सूखी लकड़ियां दे देता है। तमाम हमको इतने लाभ के लिए वन हमारे लिए हैं। अगर उनको काटा जाएगा तो आने वाला समय कैसा होगा, कितना भयावह होगा, उसके बारे में आप विचार करिए। गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जाएगी, जलवायु परिवर्तन, तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। प्राकृतिक कारण, हाँ देखिए, प्राकृतिक कारण मानवीय, जो मानव अपने कृत्यों से प्राकृतिक आपदाओं को न्योता दे रहा है। पहाड़ों पर, कभी आप पहाड़ों पर जाइए तो पहाड़ों पर बहुत हरे हरे वृक्ष दिखाई देते थे, खासकर नैनीताल वगैरह में बहुत हरे हरे वृक्ष थे। अब क्या कर रहे हैं लोग कि पहाड़ों पर अपने रेस्टोरेंट बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तमाम तरह की और संसाधनों का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ों का काम क्या होता है? मृदा के अपरदन को रोकना, मृदा अपरदन की क्रिया को रोकना, यानी मृदा को बांधे रखना। और मृदा के बांधे रखने का मतलब ये होता है कि जो बारिश होती है तो बहकर जो मृदा नीचे तक आता है उसको बहने से रोकना। तो अगर काटेंगे, वहां हम लोग रेस्तरां बनाएंगे, रेस्टोरेंट बनाएंगे, तो वो मृदा कमजोर ना हो जाएगी। तो जिससे क्या होता है? लैंड स्लाइडिंग होता है, वहां का चट्टान खिसकते हैं, नीचे आते हैं, सड़कें टूटती हैं, तमाम हादसे होते हैं।
ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं बेटा। तो पर्यावरण क्षरण के कारण, प्राकृतिक कारणों में सुनामी, तूफान, चक्रवात और तमाम तरह के सूखा, बाढ़, ये तमाम प्राकृतिक आपदाएं जो हैं पर्यावरणीय क्षरण के कारण बनते हैं बेटा। यहां तक बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा पर्यावरण क्षरण के प्रभाव क्या पड़ेगा। पर्यावरण क्षरण होगा तो जाहिर सी बात है जीव जंतु और वातावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से निपटना होगा। जलवायु देख रहे हैं डे बाई डे बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया है। जाड़ा, गर्मी, बरसात कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, इसका एक नियत समय था। लेकिन आज पर्यावरणीय क्षरण के कारण, पर्यावरणीय समस्या के कारण जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। जैव विविधता का मतलब जीवों की बहुलता, जहां बहुत सारी प्रजातियां एक स्थान पर बहुतायत में पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है तो जाहिर सी बात है तमाम तरह के जीवधारी कुछ विलुप्त हो गए हैं, कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं, कुछ समय बाद विलुप्त हो जाएंगी, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो यह पर्यावरण क्षरण का एक प्रभाव देखने को मिल रहा है। वैश्विक तापन बढ़ता है। वैश्विक तापन, जाहिर सी बात है पर्यावरण क्षरण जब होगा तो पर्यावरण क्षरण होगा तो उसके पीछे जो कारण है उस कारण की वजह से वैश्विक तापन बढ़ेगा। वैश्विक तापन किसकी वजह से बढ़ रहा है? ग्रीन हाउस गैसों की वजह से बढ़ रहा है, जिसमें जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ये सब गैसें जिम्मेदार होती हैं। इनकी जो सांद्रता है वातावरण में बहुत ज्यादा हो गई है, जिससे क्या है कि गर्मी बढ़ गई है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और आसपास के जो जगह है, गांव है, शहर हैं, जलमग्न हो रहे हैं। अम्लीय वर्षा एक बहुत बड़ा कारण बन गया है भाई। जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है इंडस्ट्रीज से। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो वातावरण में रिलीज होता है, जो पहली बारिश होगी तो बारिश का मतलब H2O, तो वो रिएक्शन करते हैं तो H2SO4 और HNO3 बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और आपको मालूम होगा कि जो H2SO4 और HNO3 है ये स्ट्रांग एसिड का एक रूप होता है बेटा। ये स्ट्रांग एसिड है, प्रबल अम्ल है। और प्रबल अम्ल जो होता है एक तेजाब की तरह होता है। जब पृथ्वी पर पड़ता है पहली बारिश वाला जो वो बारिश, तो मानव के शरीर पर पड़ता है, त्वचा कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न कर सकता है, कृषि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि मथुरा में, जो उत्तर प्रदेश में एक मथुरा है, मथुरा में ऑयल रिफाइनरी था बेटा। तो मथुरा में ऑयल रिफाइनरी से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता था जो सल्फ्यूरिक एसिड बारिश की वजह से बन जाता था। वहां ताजमहल जो आगरा में पाया जाता है, आगरा के ताजमहल का पीला पड़ना या क्षरित होने का सबसे बड़ा कारण था ये सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 अम्लीय वर्षा। तो पर्यावरण क्षरित होगा तो ये इस तरह के कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं। मृदा का अपरदन देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है जब ये संख्या H2SO4 HNO3 की जब बढ़ेगी तो पृथ्वी पर पड़ेगा तो कृषि, इमारत और जीव जंतु नष्ट होंगे, जिस पर नकारात्मक प्रभाव इन तीनों पर पड़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ बेटा बर्फ का पिघलना ये पर्यावरण क्षरण का प्रभाव है। समुद्र तल का ऊपर उठना पर्यावरण क्षरण का प्रभाव है। तो जाहिर सी बात है समुद्र तल या सामुद्रिक परितंत्र जब डिस्टर्ब होगा तो महासागरीय धाराओं में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं वहां चक्रवात भी बहुत ज्यादा आएंगे और चक्रवातों की तीव्रता बढ़ेगी। वर्षा के प्रारूप में भी अंतर देखने को मिलेगा और मृदा की आर्द्रता जो होगी कम होगी, जिससे पैदावार और मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीव नष्ट होंगे। ये पर्यावरणीय क्षरण के प्रभाव है। कृषि पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जो कृषि में जो उत्पादन या उत्पादकता या पौष्टिकता जो प्राप्त होती थी वो हमें प्राप्त होना बंद हो जाएगा। तो इस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी। जंगलों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है जहां जंगल का मतलब होता है घना, मतलब जो जहां बहुत सारे पौधे, बहुत सारे वृक्ष आपको दिखाई दे, तमाम तरह के जीव जंतु आपको प्राप्त दिखाई दे। अगर पर्यावरणीय क्षरण होगा तो जंगल धीरे धीरे क्या होंगे बेटा, समाप्त हो जाएंगे। और जंगल जब समाप्त हो जाएगा तो उसके आसपास का वातावरण भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित नजर आएगा आपको। तो ये पर्यावरण क्षरण के प्रभाव के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा। अब जलवायु परिवर्तन और जो भारत की स्थिति है ये, इस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। जलवायु परिवर्तन और भारत की स्थिति, और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इसको कैसे दूर किया जाए। इन सब बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आज का जो टॉपिक है आज आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। इसके आगे का जो पॉइंट्स है कि इसका निदान कैसे किया जाए उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जय हिंद।